Verbal and non-verbal congruence. As explained earlier, meanings are often communicated in more than one way. For example, our words as well as gestures simultaneously send out signals. Important one, ये हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया है लेक्चर्स में, फिर से हम लोग वही सेम चीज डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग जो वर्ड्स कम्युनिकेट मीनिंग्स कम्युनिकेट करते हैं वो एक तरीके से ही नहीं करते, नॉट जस्ट वर्बल, बट हमारा बॉडी लैंग्वेज भी उसको कम्युनिकेट करने को ट्राई करता है। तो हमारे जो जेस्चर्स है वो सिग्नल्स अलग देते हैं। अभी जैसे हम लोग हाई किसी को कर रहे हैं, तो हाई करते तो ऐसा नहीं हो जाना चाहिए उसको सलाम कर रहे हैं। वो हिंदी मूवीज में होता है, वैसा नहीं करना है, सलाम भाई वगैरह टाइप्स। हाई का भी एक अलग तरीका होता है करने का। आप ऐसे हाथ ऊपर कर लिए और सर के ऊपर हाथ घुमा लिए, दैट इज नॉट द वे ऑफ डूइंग हाई और व्हाटसोएवर। अंडरस्टूड? तो आप जो जेस्चर्स भी करते हो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, इवन दैट मैटर्स अ लॉट। अ मैसेज ऑफ वेलकम शुड आइडियली बी अटर्ड विद अ स्माइल। वेलकम वाले वर्ड्स को स्माइल से बोलना चाहिए। एंग्री वर्ड्स फ्राउन होके बोलना चाहिए। फ्राउन होके है ना आपका गुस्से वाला चेहरा, मतलब नॉट कंप्लीटली गुस्से वाला चेहरा। आप जब ऑफिशियल कुछ चीजें करते हो तो आपको गुस्से को कंट्रोल करना है और उस तरह कम्युनिकेट करना है जहां पे दे आर नॉट अनकंफर्टेबल। टू पुट इट इन अनदर वे, our words and facial expression must send out same message. तो जो हमें बोलना है वो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से भी दिखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फेक स्माइल कर रहे हैं और दिल के अंदर नफरत है। दैट शुड नॉट हैपन। प्रीमेंड एडमिनिस्ट्रेड विथ अ स्माइल वुड सेंड आउट रॉन्ग। प्रीमेंड एडमिनिस्ट्रेड यानी बोलना कुछ और है और रिएक्शंस कुछ और है, तो वो मैसेज कुछ गलत देगा और उससे कॉन्फ्लिक्ट्स खड़े होंगे। इट विल लीव the receiver guessing whether the sender is actually annoyed or is just pretending to be so. मतलब सच में कोई अनॉय हुआ है, अनॉय यानी इरिटेट होना, इस काइंड ऑफ इरिटेशन समथिंग लाइक दैट। या तो इरिटेट सच में हो रहा है कि वैसा प्रिटेंड कर रहा है, इरिटेट होने का नाटक कर रहा है। तो ऐसा भी कभी कभी कम्युनिकेशन में होता है। तो टेक्निकली यहाँ पे हम लोग सिर्फ ये बोलने को ट्राई कर रहे हैं कि व्हाट वी आर स्पीकिंग एंड व्हाट वी आर शोइंग हैज टू बी सेम। अगर आपको सच में वो कन्वे करना है तो, यस मजाक कर रहे हैं वो टाइम पे अलग है, हम दिखा कुछ और रहे और बोल कुछ और रहे, वो पूरा अलग ही चीज है मजाक के टाइम। बट व्हेन यू आर टॉकिंग टू सम पीपल, या आप एक्सप्रेस कर रहे हो किसी को, जैसे अभी आप आगे जाके किसी का सीनियर बनते हो, तो आप हल्के में ले नहीं सकते हो चीजों को। आपको आपके जो जूनियर है उनको कभी कभी टाइट भी करना पड़ता है, उनको कभी कभी प्रेशराइज भी करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि आपको बहुत मस्ती में ही ले रहे हो, आप कुछ सीरियसली भी बोल रहे हो तो मस्ती में ले रहे हैं। दैट शुड नेवर हैपन। अंडरस्टूड? रिपीट इफ नेसेसरी। Repetition is generally avoided in order to save space and time. However, in exceptional circumstances, repetition ensures the crucial part of the message is not ignored and overlooked. रिपीट यूजुअली करना पड़े तो करना चाहिए, जितना हो सकता है लोग अवॉइड करते हैं ताकि टाइम बचे। बट कहीं कहीं पे ऐसे सिचुएशंस रहते हैं जहां पे आपको कुछ चीज बोलना है इस तरह से और उसका इंपॉर्टेंस क्रिएट करना है कि भाई देख इसको हल्के में ले मत, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको इग्नोर नहीं करना है। तो उस तरह का कम्युनिकेशन होगा। But during that communication one should be very serious about what they want to communicate, what they want to say. तो उसका मैसेज गलत नहीं निकल जाना चाहिए। फॉलोड? क्लियर? टेलीग्राफिक मैसेजेस which by nature are brief often use repetition to good effect. मतलब हम लोग जब फोन वोन पे बात करते हैं तो वो टाइम पे हम लोग कुछ चीजें रिपीट करते हैं। अभी ईमेल पे लिखते हो तो हम लोग को रिपीट करने का जरूरत नहीं है। ईमेल सामने वाला पढ़ेगा, एक बार में पूरा समझेगा। ऐसा नहीं होता है कि आप उस ईमेल को फिर से रिपीट करोगे तो और क्लियरली समझेगा, नहीं। अगर आपने ईमेल अच्छे से ड्राफ्ट किया है, किसी को भी समझ में आ जाएगा वैसे लैंग्वेज में, तो उसमें रिपीट करने का जरूरत नहीं। लेकिन कॉल पे बात करते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि कॉल करने के टाइम सामने वाला कौन सी हालत में, क्या पता कि किसी की बीबी उसको डांट रही है, किसी की बच्ची उसके सर पे उड़ी मार रही है, वी नेवर नो। और मे बी दे आर इन ट्रैवलिंग और आजू बाजू में आवाज हो रहा है बहुत सारा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां पे हम लोग को रिपीटेशन का जरूरत पड़ता है। डू नॉट रिपीट, डू नॉट डिस्पैच गुड्स टिल फर्दर नोटिस। In ordinary communication, we may not state the same fact using different words to get benefit of redundancy and ensure comprehension. We use different channels of communication also ensures successful communication. For example, telephonic message may also be sent in writing just to confirm the same. तो हम लोग रिपीट करना है ना कोई चीज, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉल पे और एक बार रिपीट कर दिया। सेम चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, उसी
इंफॉर्मेशन को हम लोग वापस रिक्रिएट कर सकते हैं ईमेल्स के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या मैसेजिंग के थ्रू। तो अल्टीमेटली कैसा हो गया, जो आपने वर्बली बोला ऐसा आपको कंसिडर करना चाहिए कि हो सकता है उसने पूरा कंप्लीटली ठीक से सुना या फिर नहीं भी सुना हो। ये हम लोग पर्सनल कम्युनिकेशन का बात नहीं कर रहे हैं गाइस, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर पीपल इन द ऑफिसेस, और या आपके एसोसिएटेड जो बिजनेस एसोसिएटेड लोग रहेंगे उनके साथ कम्युनिकेशन का हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सक्सेसफुल होने के लिए मतलब वो कम्युनिकेशन प्रॉपरली सामने वाले को क्लियर हो, उतना कट टू कट मैसेज पहुंचे, तो वो ध्यान में रखने के लिए हमने क्या करना है, उस टाइप का कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना है। एक एक्सटर्नल अलग से जरूरत पड़े तो करना चाहिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डू नॉट जज। ये सिर्फ एक पर्सन के लिए, दो पर्सन के लिए जरूरी नहीं है, ये सबके लिए जरूरी है और हर सिचुएशन में जरूरी है। कोई भी सिचुएशन हो, जज नहीं करना चाहिए, नेवर एवर। अनफेवरेबल जजमेंट्स प्रोवोक रिएक्शंस एंड आर बेटर अवॉइडेड। जिस बारे में आप जानते नहीं उस बारे में आपने अपनी विशेष टिप्पणी नहीं देनी चाहिए। अगर आप टिप्पणी देने को ट्राई करते हो, सामने वाला उस मैसेज को गलत तरीके से लेगा और उस पर सही टाइप का रिएक्शन नहीं देगा, मतलब झगड़ा वगड़ा होने का भी सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। फॉलोड एवरीवन, तो दैट शुड नॉट बी डन। और जेन्युइनली जज करने का अधिकार, राइटली स्पीकिंग, शुड ओनली बी गिवन टू योर पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स आपको इतने सालों से जानते हैं तो वो आपके हर बारीक बारीक चीजों को समझते हैं, तो उनको अधिकार है बोलने का, जज करने का, बेस्ड ऑन योर प्रीवियस कंडीशंस और व्हाटसोएवर। पर बाहर का कोई जो आपको जानता भी नहीं, आपके बारे में चार चीज बोलेगा तो आप सुन के नहीं लोगे, तो इसलिए जज कभी नहीं करना चाहिए। और बात करते वक्त भी है ना, आप जब बात करते हो किसी के बारे में कोई डिस्कस वगैरह करते हो, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जहां पे कोई आपको सुनेगा, आप भले कुछ इंपॉर्टेंट सही बात कर रहे हो, पर कोई दूसरा पर्सन जो उधर से ही गुजर रहा है गलत तरीके से सुनेगा ना, उसको तो पता ही नहीं है कि क्या फैक्ट का बात चालू है। वो चीज को गलत इन्फॉर्मेशन लेगा और गलत इन्फॉर्मेशन आगे किसी और को पास ऑन करेगा, देख भाई तेरे बारे में ऐसा बोला। सो दीज आर द सिचुएशंस विच शुड बी वेरी केयरफुली हैंडल्ड। तो ये कम्युनिकेशन की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग को लगता है तो कोई बड़ी चीज नहीं है जो हम लोग को सिखा रहे हैं, ये तो बचपन में हम लोग ने भी टीवी में देखा है, बोलता कुछ और है सुनता कुछ और है, उसका मीनिंग कुछ और निकलता है। लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे इससे कितने बड़े बड़े डिजास्टर हो सकते हैं आगे जाके। आप यू आर ऑल्सो इन अ पार्ट ऑफ फैमिली, ओके। तो दोज मिसकम्युनिकेशंस विल create chaos in anyone's life. So that is why these things are to be taken care of. If a subordinate has not finished the work allotted to him on time, then the boss has two options. He may either point out this fact in a plain and matter of fact tone, or may reprimand him for being lazy. Reprimand मतलब उसको डांटना या जो भी रिएक्शन देना। Good for nothing guy who should be fired immediately. The first option is clearly preferable and strengthens the credibility and trustworthiness of the sender. तो फर्स्ट ऑप्शन कैसा है, प्लेन तरीके से बात करना, बेसिक तरीके से बात करना और समझने को ट्राई करना, ओके। पर दूसरा कैसा तरीका है, जहां पे उसको जज कर रहे हो कंप्लीटली। लेकिन ये कब होता है, जब आप पहली बार कम्युनिकेशन कर रहे हो किसी पर्सन के साथ और किसी जेन्युइन रीजन से उसने इनकम्प्लीट रखा है वो काम, तो बात अलग ही है। बट ऐसे भी लोग होते हैं जो लोग पर्पसली करते हैं, सेम मिस्टेक रिपीट होता है तीन चार बार, तब आपको सेकेंडरी तरीके से कम्युनिकेट करना है। दैट इज हाउ इट इज। तो जज नहीं करना चाहिए मेजोरिटी केसेस में। बट जब एक ही पर्सन 10 बार रिपीट कर रहा है गलती और आप उसको जान चुके हो कि भाई इससे काम निकलवाना है, तो वो घी निकलने के लिए उंगली टेढ़ा करना ही पड़ेगा, तो देयर यू हैव टू टेक दैट लेवल ऑफ एक्शन और व्हाटसोएवर। नाउ रिलाई ऑन फैक्ट्स. Facts lend credibility to our communication since it is not possible to refute them. अच्छा, एक important rely on facts. Facts lend credibility to our communication since it is not possible to refute them. Refute यानी उसको नकार देना पॉसिबल नहीं होता। तो फैक्ट्स जो होता है ना वो क्रेडिबिलिटी देते हैं। क्रेडिबिलिटी यानी हमारे जो भी हम स्टेटमेंट दे रहे हैं ना उसका इंपॉर्टेंस क्रिएट करवाते हैं, उसका वर्थ क्रिएट करवाते हैं। इफ अ कैंडिडेट क्लेम्स दैट ही हैज a typing speed of 50 words per minute, then it is possible to verify his claim.
ओपिनियंस ऑन द अदर हैंड आर सब्जेक्टिव। अभी टेक्निकली कोई पर्सन ऐसा बोल रहा है ना कि मेरा टाइपिंग स्पीड 50 का है, 50 वर्ड्स पर मिनट, तो ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? 50 वर्ड्स पर मिनट यानी रफली ऐसा पकड़ के चलो कि एक वर्ड को वो 1 सेकेंड और 10 मिली सेकेंड या 15 मिली सेकेंड का रेंज लेता है, तो इट इज अ वेरी बिग डील। तो कोई भी इतना ऊंचा फेंकेगा नहीं, तो उसके कम्युनिकेशन, तो इसलिए क्या करते हैं कुछ लोग, वो समझने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो क्लेम को वेरीफाई कर सकते हैं, या तो अपना अपना सब्जेक्टिव ओपिनियन रहता है। अ क्लेम दैट वन इज अ गुड टाइपिस्ट इज द इज एट बेस्ट वेग, वन डिपेंड्स ऑन व्हाट क्लेमेंट एक्सपेक्ट्स अ गुड टाइपिस्ट टू बी लाइक। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा टाइपिंग बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा है करके ऐसा, तो सामने वाले का डिपेंड करता है कि उसको कौन से टाइप का टाइपर चाहिए, कितना स्पीड टाइप करने वाला चाहिए, तो वो अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग तरीके का रहेगा। कोई बिजनेसमैन है जिसका बहुत सारा टाइपिंग का जरूरत नहीं है, उसको मेरे वो इन्फॉर्मेशन का कोई जरूरत नहीं है, तो उसको मेरे वो जो फैक्ट है उसका कोई वैल्यू उतना कंप्लीटली बनेगा नहीं। पर वही जिसको जिसका काम ही उस पर डिपेंड करता है, ओके, तो उसको ये फैक्ट का बहुत इंपॉर्टेंस क्रिएट होता है, तो वो लॉजिक समझ के वो हिसाब से रिएक्ट करेगा उसमें। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट द क्लेमेंट एक्सपेक्ट्स टू बी अ गुड टाइपिस्ट टू बी लाइक, while it is not possible to exclude opinions from our messages। तो हम लोग जो बोल रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि वो गलत साबित किया जाएगा, ऐसा नहीं है, उसका भी इंपॉर्टेंस क्रिएट होगा, बट डिपेंड्स ऑन हाउ द रिक्वायरमेंट्स आर। वी कैन मेक देम एक्सेप्टेबल बाय कोटिंग फैक्ट्स इन देयर सपोर्ट। तो हम लोग हमारे जो क्वालिटीज है वो सामने वाले को एक्सेप्ट करने को लगा सकते हैं जब हम लोग हमारे फैक्ट्स शेयर करेंगे। पर फैक्ट ऐसे होने चाहिए जिसको हम लोग प्रूव कर पाए। फैक्ट्स प्रूव करने पड़ते हैं, तो फैक्ट्स को प्रूव ही नहीं कर पाएंगे तो मतलब हमारा क्रेडिबिलिटी खो जाएगा। क्रेडिबिलिटी यानी इट इज लाइक योर रिस्पेक्ट, ओके, वैल्यू, वो खत्म हो जाएगा अगर आप फैक्ट को सही प्रूव नहीं कर पाते तो फैक्ट को यूज करते वक्त भी आपको बहुत सेंसिटिव होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ और कितना बोल रहा हूँ। नापा तुला बोलना चाहिए, एक लिमिट के बाहर आप कुछ भी फैला के बोल नहीं सकते। दैट शुड नेवर हैपन। However, reliance on selective facts will only affect our trustworthiness। तो कोई कोई फैक्ट के ऊपर ही अगर हम लोग रिलाई करते हैं, या बेस्ड उसके भरोसे पे रहते हैं, तो वो क्या करेगा, हमारे ट्रस्टवर्दीनेस को अफेक्ट करेगा। तो वो नहीं होना चाहिए। जो भी सारे फैक्ट्स है सबको एक इक्वल तरीके से देखना चाहिए, या एक फैक्ट को हम लोग इंपॉर्टेंस दे रहे दूसरे फैक्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, वो सब नहीं हो जाना चाहिए। तो हर पर्सन का अपना अपना अलग अलग क्वालिटी रहता है। जब वो शेयर किया जा रहा था मतलब उसका इंपॉर्टेंस है, वो उस बंदे का या बंदी का खूबियत है, या सपोज वीक पॉइंट भी रहेगा, तो वीक पॉइंट भी समझना चाहिए। जब मैं किसी को जॉब पे रखता हूँ, मुझे किसी ने बोला मेरा टाइपिंग स्पीड इतना अच्छा नहीं है, और मेरे काम के अंदर दिन में मुझे कम से कम बहुत सारे लेटर्स है, बहुत सारे ड्राफ्ट्स है, या जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में बात कर लेते हैं, वहां पे बहुत सारा टाइपिंग स्पीड लगता है। अगर मैंने वो इन्फॉर्मेशन जो सामने वाले ने शेयर किया फैक्ट उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और मैंने उसको काम पे रख दिया, अल्टीमेटली मैं पछताऊंगा और मैं उसको भी उतना इंपॉर्टेंस और सही रिस्पेक्ट नहीं दे पाऊंगा, और मैं उसको गलत फैक्ट में गिनूंगा, गलत तरीके से देखूंगा। तो दैट शुड नेवर हैपन। जोहरी फैक्ट, जोहरी विंडो। The Johari window, named after the first names of its inventors, Joseph Luft, Harry Ingham, is one of the most useful models describing the process of human interaction. A four-paned window, as illustrated below, divides personal awareness into four different types, as represented by its four quadrants: open, hidden, blind, and unknown. तो ओपन कम्युनिकेशन, हिडन कम्युनिकेशन, ब्लाइंड कम्युनिकेशन या अननोन कम्युनिकेशन, ऐसे। तो the lines dividing the four panes are the like window shades, which can move as an interaction progresses. This model, each person is represented by their own window। मतलब हर पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेशन का हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने को ट्राई कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन किस तरह एक्ट करेगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग है ये, देखते हैं। एग्जेक्टिव सिलेक्टेड बाय बोथ द पार्टिसिपेंट और हिज और हर पियर्स आर प्लेस्ड इनटू द अरेना क्वाड्रेंट। तो पार्टिसिपेंट और उनके जो पियर्स है, पियर्स यानी जो उनके सुनने वाले, ओके, वो फर्स्ट वाले में है, ये वाले क्वाड्रेंट में। इफ आई कैन ड्रॉ इट, ये क्वाड्रेंट में। दिस क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट्स द ट्रेट्स ऑफ द पार्टिसिपेंट of which they and their peers are aware। For example, I know my name, so do you। It may be called open quadrant। तो ये open quadrant है। यहाँ पे क्या है, information is known to all।
यानी मुझे जो पता है ना वो उन लोग को ही पता है, तो हम लोग वो टाइप का कम्युनिकेशन कर रहे हैं जो उनको भी मालूम है मुझे ही मालूम है। अगर मैं और मेरे ऑफिस कलीग्स है, एक ही ऑफिस में काम करते हैं, और जो डिटेल्स मेरे साथ शेयर हुए उनके साथ भी शेयर हुए और हम लोग उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, सो दैट इज लाइक ओपन कम्युनिकेशन जो सबको पता है। अंडरस्टूड? सो दैट इज टू बी टर्म्ड एज अरेना। क्या बोलेंगे? अरेना। क्लियर? Adjectives only by the participant but not by f, other peers are placed into facade और facade quadrant। facade ही बोलते हैं। तो ये जो quadrant है ना, इसमें मुझे मालूम है, I know, but none else और no one else। अभी जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं मैनेजर के ऑफिस में गया, मैनेजर ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मुझसे शेयर की जो फिलहाल मुझे मालूम है और किसी को पता नहीं है। तो वो जब कम्युनिकेशन में लाऊंगा ना मैं, तब बाकी लोगों को मालूम पड़ेगा, तब तक वो बाकी लोगों को मालूम पड़ेगा नहीं। सो दैट इज द सेकेंड वन, फसाड। ओके, फॉर एग्जाम्पल तो वो अपने ऊपर है कि वो इन्फॉर्मेशन हम लोग ने डिस्क्लोज करना है कि नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव नॉट टोल्ड यू वन ऑफ माई फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर है। क्या सिली एग्जाम्पल दिया आइसक्रीम फ्लेवर। इज द इंफॉर्मेशन इन माई फसाड। तो फसाड वाले क्वाड्रेंट में वो इन्फॉर्मेशन है जो मुझे मालूम है पर उन लोग को नहीं मालूम, जैसे कि मेरा फेवरेट आइसक्रीम का फ्लेवर जो उन लोग को पता नहीं है। As soon as I tell you that I love Ben and Jerry's cherry Garcia flavored ice cream, I'm effectively pulling the window shade down। window shade down यानी इंपॉर्टेंट चीज देखो यहाँ पे, मैं मेरा गार्ड नीचे कर रहा हूँ, यानी मेरा इंफॉर्मेशन जब मैं शेयर कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू make them understand what I like by putting my information in the open। बट ये ओपन विंडो जैसा नहीं हुआ। ओपन विंडो में कैसा होता है, जहाँ पे उनको ही पता है मेरे को ही मालूम है, तो शेयर करने ऐसा कुछ बचा नहीं। मैं इनसे वो शेयर कर रहा हूँ जो मुझे मालूम है पर उनको पता नहीं है। I'm effectively pulling, okay, moving the information in my facade quadrant and enlarging the arena quadrants area। तो arena quadrant का जो एरिया है वो थोड़ा और ब्रॉड बना दिया मैंने, जो मुझे मालूम था अब उनको ही मालूम पड़ गया, अब वो arena वाले मोड में आ गए। कोई उनको पूछेगा कि इसको क्या पता है, तो इसको क्या पसंद है, तो बोल पाएंगे वो लोग। अंडरस्टूड? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को हिडन क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हिडन क्वाड्रेंट। हिडन यानी क्या? या तो मुझे मालूम है कुछ इन्फॉर्मेशन जो मेरे बारे में है या जो मुझे बताना नहीं है किसी को, अभी तक मेरे पास ही है, मैं चूज करता हूँ अगर बताने, तो मैं ओपन क्वाड्रेंट के अंदर आ जाऊंगा, मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया है। अगर मैं नहीं बताता तो आई एम स्टिल इन द हिडन क्वाड्रेंट। अंडरस्टूड? इसके बेस पे एग्जाम्पल्स रहेंगे। समझो कि एग्जाम्पल दे दिया है, एक पर्सन का ये कम्युनिकेशन चल रहा है जो किसी को पता नहीं है और वो अपने दोस्तों को बता रहा है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? तो चारों क्वाड्रेंट का नाम दिया जाएगा, उसमें से कौन सा क्वाड्रेंट है वो ऑप्शन आपको सही सिलेक्ट करना है। तो मॉक टेस्ट के अंदर ये सारी चीजें होती है, या डेफिनेशन वगैरह टाइप का चीजें हो सकता है। मीनिंग दिया जाएगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आता है ऐसा मीनिंग, मतलब किसके एसोसिएटेड है।